बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अगर पहले हम देखें कि अगर बेंजीन है उसमें क्या एडिशन रिएक्शन पॉसिबल है, ई प्लस एन यू माइनस, क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पॉसिबल है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डबल बॉन्ड है भाई, क्यों दिमाग में नहीं आएगा पॉसिबल है कि नहीं है? तो पहला स्टेप अगर हम देखें, क्योंकि डबल बॉन्ड पे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, HCl का एडिशन होता है एल्कीन पे, तो ई प्लस अटैक किया, तो ई प्लस जो अटैक किया वो ई प्लस बनाया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हम ई और एन यू, अब दूसरे स्टेप में एन यू अटैक होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और एन यू माइनस का अटैक होगा, तो एन यू माइनस का अटैक होगा तो ये क्या बनेगा, ई और एन यू। तो अब क्या हो रहा है, ये एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में, तो ये रिएक्शन फेवरेबल है ही नहीं। एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो बेंजीन नहीं दिखाता है। अब क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा? एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करने, आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या चाहिए हमारे को? एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे। तो बेंजीन है, बेंजीन में हमने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया तो क्या बना, बेंजीन के ऊपर ई आया और H प्लस, तो H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल था जिसको ई प्लस ने रिप्लेस किया बेंजीन से। तो आइए इसके मैकेनिज्म देखते हैं कैसे रिप्लेस किया। तो पहला है हमारे पास बेंजीन, इसने ई पॉजिटिव से अटैक किया, तो फिर ये RDS वन है डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ टूटेगा, नेगेटिव चार्ज होगा और ई प्लस इधर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ई लगा और यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये रेजोनेट करेगा, जरूर बिल्कुल रेजोनेट करेगा। ये वाला बॉन्ड इधर गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आया, ये वाला बॉन्ड इधर गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आया। ठीक है, तो अगर इसका हम इंटरमीडिएट ड्रॉ करें, इस तरीके से होगा। यहाँ पे क्या हुआ, ई बॉन्ड लगा है और हाइड्रोजन तो फिक्स है। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स और वीलैंड कॉम्प्लेक्स। ये जो इंटरमीडिएट बना है, पहला स्टेप स्लो स्टेप है, RDS है, क्योंकि एक एरोमेटिक रिंग नॉन एरोमेटिक में जा रही है, जो जाना इतना आसान नहीं है, तो ये स्लो स्टेप प्रोसेस है, तो ये RDS है। अब दूसरे स्टेप पे क्या हुआ, यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, दूसरे स्टेप में होगा H और E पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो हाइड्रोजन निकल गया और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल ई आ गया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और H प्लस निकल गया। तो इस तरीके से एरोमेटिक से हमें एरोमेटिक रिटेंशन रहा, एरोमेटिक से हमारा प्रोडक्ट जो बना वो एरोमेटिक ही बना। ठीक है, अब इस रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये रिएक्शन बिल्कुल हो सकती है, फिजिबल है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इस रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? पहला है रेट जो है, दैट इज K टाइम्स एरोमेटिक, जो एराइल है उसका कॉन्सेंट्रेशन E प्लस का। ठीक है, सेकंड इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 2 है। थर्ड इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ऑफ RDS कितना है, 2 है। फोर्थ RDS इज जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन जनरेट हो रहा है, वही हमारी RDS है। फिफ्थ रेट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा रेट ऑफ द रिएक्शन ES की उतनी ज़्यादा होगी। अब इसकी एनर्जी प्रोफाइल की बात करें हम,
एनर्जी प्रोफाइल। तो अब क्या होगा कि पहला स्टेप जो था, इसके हम एनर्जी डायग्राम की बात करें, पहला स्टेप था एरोमेटिक का नॉन एरोमेटिक में बदलना, जिसमें एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अब दूसरा स्टेप है नॉन एरोमेटिक का एरोमेटिक में बदलना, जो इस तरीके से हो सकता है। इसको हम ढंग से ड्रॉ करना, तो इस तरीके से। तो पहले वाले की ई काफ़ी ज़्यादा है, सेकंड रिएक्शन की ई थोड़ी सी कम है, E1, क्योंकि पहले में वो नॉन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जा रहा है, दूसरे नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक में जा रहा है। अब ये जो ग्राफ की लेंथ है, अब इस लेंथ की बात करें, इसकी और इसकी लेंथ की बात करें, अभी तो यहाँ तक है, ये दोनों ऐसा नहीं है कि ये वाले इससे कम होगी, डिपेंड ई और एच, सी और एच और सी और ई की बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अब देखें हम क्या हो रहा है यहाँ पे हमारे पास था एरोमेटिक कंपाउंड और ई प्लस, यहाँ क्या बना हमारे पास वीलैंड कॉम्प्लेक्स बना, एच, यहाँ आ गया डेल्टा प्लस, ठीक है, यहाँ आ गया ई डेल्टा प्लस, ये तो ट्रांजिशन स्टेट है, यहाँ ई जुड़ना है और यहाँ डेल्टा प्लस है। अब जो इंटरमीडिएट बना वो तो स्टेबल है, रेजोनेंस स्टेबल, तो डेल्टा प्लस इधर आया, डेल्टा प्लस इधर आया, डेल्टा प्लस इधर आया, और हाइड्रोजन और ई, ठीक है। और इस वाले में जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसमें हाइड्रोजन निकल रहा है और ई आ रहा है, और यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रोफाइल ई आ गया प्लस एच प्लस, ठीक है। तो अब थोड़ा सा समझने की बात है यहाँ पे, अगर रिएक्शन हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करें, आइसोटोपिक इफेक्ट, तो हमें पता है बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होती है, सी टी इज ग्रेटर देन सी डी इज ग्रेटर देन सी एच, बॉन्ड एनर्जी सी एच की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सी टी एंड सी टी, और सी टी की सबसे ज़्यादा होती है। इसका रीज़न हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देख लिया था कि सी टी की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, हेवी न्यूक्लियस, मोर वाइब्रेशन, ये सब रीज़न देखे थे, एन सी टी एन सी एच। अब क्या होगा अगर हमारे पास आइसोटोपिक इफेक्ट हो, मतलब हमारे पास एक हो रिएक्शन हो, एक हो C6H6, C6D6, C6T6, और एक हो C6H6, ये जब रिएक्शन इनरिवर्सिबल हो, और अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, T6, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा अगर रिएक्शन इनरिवर्सिबल है और रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो अब देखिए रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, पहले समझ लेते हैं। अगर रिएक्शन इनरिवर्सिबल है तो पहला ये बॉन्ड टूटा, फिर वाला ये बॉन्ड टूटा, ठीक है। तो रिएक्शन में दोनों बॉन्ड टूटे, रिएक्शन अपने आप आगे जाएगी, ठीक है। तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो तीनों की रेट क्या होगी, बराबर होगी। रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं है तो तीनों की रेट क्या होगी, बराबर। लेकिन अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो क्या होगा, पहले रिएक्शन आगे भी जा रही है और ये रिएक्शन पीछे की तरफ भी जा रही है, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो इसके बॉन्ड एनर्जी के अकॉर्डिंग इसे 3 कर्व होंगे, 1 2 और 3। तो क्या होगा कि इनरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे को मेन जो एनर्जी देनी पड़ी थी, मेन जो एनर्जी इस वाली एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस करने के लिए देनी पड़ी थी, दूसरी एनर्जी आपस में इसको मिल जाती है, सीधे रास्ते अपने निकल जाता है। लेकिन जब रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो ये रिएक्शन यहाँ तक पहुँचा, लेकिन अब सेकंड सीटी है तो ये एनर्जी इसकी ज़्यादा हो जाती है। अब इसको क्रॉस करने की जगह पीछे चल जाता है, क्योंकि पीछे भी जा सकता है। अगर सी डी के केस में ये रिएक्शन थोड़ी पीछे हो कम जाती है, लेकिन सी एच के केस में रिलेटिवली और कम पीछे जाएगी। वापस से देखें, ये रिएक्शन चली, यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी मिली, इधर पहुँची, लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल है, पीछे भी आ सकती है। तो सी टी के केस में इसको इससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, इससे अच्छा रिएक्शन पीछे चल जाए, कम एनर्जी लगे। पॉसिबल है ना आगे रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना, तो यहाँ भी पॉसिबल है एज कम्पेयर टू सी टी, सी डी और सी एच। सी एच में रिलेटिवली कम एनर्जी है तो रिएक्शन आगे जाना प्रेफर करेंगे,
तो ड्यू टू मोर वैल्यू ऑफ सेकेंड ई ए, सेकेंड ई ए की वैल्यू ज़्यादा है, द रिएक्शन गोज कैन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, रिएक्शन गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है, ठीक है। सो बिकॉज ई ए इज रिलेटिवली लेस इन दैट केस, ए रिलेटिवली लेस होगा, हैंस मोर टाइम कुड टेक, ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इस केस में किस रिएक्शन ज़्यादा होगी, CH6 CD6 CT6। तो रिवर्सिबल के केस में CH6H6 CDC6 एंड CTC6। CTC6 क्या होगा, हाइड्रोजन किसी का सब जगह ट्रिटियम आ जाएगा, इसी तरीके से CD6 में। तो इसमें अगर ES होता है तो रिवर्सिबल में C6H6 की रिएक्शन ज़्यादा होती है, इरिवर्सिबल में तीनों की रिएक्शन बराबर होती है रेट।